बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से भी और बहुत आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद। ये इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और ये बात तो मैंने कहनी थी। अच्छा, तो तुम दोबारा कह दो। चलें, कोई बात नहीं, आपने कह दी, मैंने कह दी, एक ही बात है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज आज की शेयर कर लें। टॉप स्टोरी शेयर कर लेते हैं और कुछ ऐसी खबरें हैं जो हम टॉप स्टोरी में उस तरह शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आज के अखबार पढ़ते हुए जो हमारे सामने आई हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, वो रऊफ साहब भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वो ऑब्वियसली रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ 2021 और इन द बिगिनिंग ऑफ 2022। इस पर हम बात करेंगे। फिर पीएसएल शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा है, कभी खबर मिलती है मैच ताखीर का शिकार है, मैच होगा नहीं होगा। अभी इस हवाले से कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे। फिर फिल्म स्टार, मारूफ फिल्म स्टार और इसके साथ साथ अदाकार रफ़ी खावर, जिनको मतलब मेजॉरिटी लोग जो हैं वो नन्ना के नाम से जानते हैं, कमाल अहमद रिजवी के इन्होंने ड्रामा था अलिफ नून, उसमें अदाकारी के जौहर दिखाए थे और इनको पजीराई भी इसी ड्रामे से मिली थी। उनकी आज 34वीं बरसी मनाई जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। फिर कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, बल्कि कराची क्या पाकिस्तान के इस वक्त जितने बड़े बड़े शहर हैं, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कोयटा हो, जितनी भी सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ पर लोड शेडिंग का एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, इस पर हम बात करेंगे। फिर अर्तुगरुल, जो कि कुछ महीनों पहले ये ड्रामा, इसको बहुत ज़्यादा फेम मिला, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, फिर इसकी डबिंग भी की गई, आजकल पीटीवी पर भी ये ड्रामा चल रहा है। इसके ज़रिए क्या तारीख़ पढ़ाई जा रही है और क्या इस तरह के ड्रामों के ज़रिए लोगों को तारीख़ पढ़ाई जा सकती है, बताई जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हिस्टोरियन डॉक्टर इकबाल चावला मौजूद होंगे। फिर मूवी का ट्रेलर आपको दिखाएंगे और आजकल एक तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है सूबों के दरमियान, बिलखुसूस सिंध और पंजाब के दरमियान पानी के मामले पर इस वक्त लड़ाई चल रही है। पंजाब की जानिब से ये कहा जाता है कि सिंध पानी चोरी करता है, सिंध की जानिब से कहा जाता है कि उसको उसके हिस्से का मुकम्मल पानी फराहम नहीं किया जाता। इस पर हम बात करेंगे और बस सबसे पहले दिस इज़ इट। आज हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा। रऊफ साहब जो था 2015 में रशिया और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था, अब इसकी इनॉग्रेशन बहुत करीब आती जा रही है। एक्सपेक्टेड ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस साल के एंड पर या फिर अगले साल के स्टार्ट में पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इस जो गैस पाइपलाइन मंसूबा इसका इफ्तिताह कर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट मंसूबा है। पाकिस्तान जो एनर्जी के हवाले से काफ़ी मसाइल का शिकार है, उसके लिए ये बहुत ही अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है और उसी की वजह से शायद व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने ये इरादा किया इस बात का, एक इम्कानात हैं ऐसे कि वो पाकिस्तान आएंगे। मेरे ख्याल में आज तक कोई भी रूसी सदर अब तक पाकिस्तान नहीं आया, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और पाकिस्तान का जो एक ना आने की वजह बड़ी मशहूर थी और पता भी है सब लोगों को, और वो ये है कि पाकिस्तान का झुकाव बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ से था और रूसी जो थे उनको एक ज़माने तक कोल्ड वॉर के दिनों में दुश्मन के तौर पर देखा जाता था। फिर अफ़गानिस्तान में जो जंग हुई, उस जंग में अमेरिका का साथ दिया इत्तेहादी बन के पाकिस्तान ने, और एक लंबी जंग लड़ी गई। जब अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लिया रूस ने, तो दुश्मन के तौर पे हमें देखा गया और उस वक्त भी हालात हमारे ख़राब ही रहे। पहले एक सुर्ख इनकलाब के हम एक दुश्मन के तौर पे सामने आए, हम मुखालिफ ग्रुप में बैठे हुए थे। अब झुकाव पाकिस्तान का इस तरह से है कि एक बैलेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है और उसकी ज़रूरत भी है। मतलब एक लिहाज से देखा जाए काफ़ी खुशाइंद अगर दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात हैं वो ठीक हो रहे हैं, और मामलात ठीक हो रहे हैं, इसी की ये निशानी है कि मतलब इम्कानात ये हैं कि वो इस साल के एंड पर दौरा कर लेंगे पाकिस्तान का। और आपने बिल्कुल ठीक है बात की है कि पाकिस्तान का हमेशा से झुकाव अमेरिका की साइड पर ज़्यादा रहा है, रशिया की साइड पर नहीं रहा, तो इसी वजह से आज तक किसी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था, लेकिन अब एक्सपेक्टेड है कि रूसी सदर जो हैं वो दौरा करेंगे। माजी में हालांकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो रूस ने पाकिस्तान को तोहफे के तौर पे दी, मतलब, लेकिन ये एक झुकाव की वजह से था। जैसे हमारे यहाँ स्टील मिल है,
एक ज़माने तक स्टील मिल जो है उसके बगैर पाकिस्तान था, फिर स्टील मिल बनाई गई, ये रूस का तोहफा था हमारे लिए। अच्छा। तो हम अपने झुकाव की वजह से एक बैलेंस नहीं कर सके। हम अगर देखें तो हिंदुस्तान का एक लिहाज से जो फॉरेन पॉलिसी थी या उनके मुल्क की एक दानिशमंदी थी कि उन्होंने हमेशा एक बैलेंस कायम रखा, जिसकी बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ ये तो कि उन्होंने रूस से फ़ायदा उठाया, उन्होंने अमेरिका से भी फ़ायदा उठाया। एक ज़माने तक वो रूस के ब्लॉक में ज़्यादा उस सब झुकाव में रहे, लेकिन उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तो रूसी असला उनके लिए सस्ते दामों उनको बेपनाह दिया गया, और फिर जिस वक्त ताशकंद मुआहदा हुआ उस मुआहदे में भी साफ पता लगता है कि रूस का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा था। तो पाकिस्तान ने नुकसान उठाया अपनी एक लिहाज से नाकिस पॉलिसियों की बदौलत। अब वक्त आ गया है कि हम इस बात को ख़त्म करके अपने आप को एक ऐसे ब्लॉक में रखें जहाँ पे हम एक न्यूट्रल के तौर पे या एक ऐसी मनसूबाबंदी कर सकें जिसकी बुनियाद पे हमारे सामने यह है कि हमने वो करना है जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को हासिल होगा। इंडिया के बारे में तो ये कहा जाता है कि एशिया में सबसे बड़ा मुल्क है जो ज़्यादा असलहा ख़रीदता है और मेजॉरिटी इनका जो असला होता है वो रूस से ही आता है। लेकिन पाकिस्तान को इस ज़मन में फ़ायदा हो सकता है असले के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें भी असलहा सस्ता मिले अगर हम हमारे ताल्लुकात रूस के साथ हमवार हो जाते हैं। आगे बहुत है, ट्रेड बहुत ज़्यादा हो सकती है, और रूस जो है वो एनर्जी रिच है। मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो पूरे यूरोप को इस वक्त गैस सप्लाई होती है वहाँ से। रूस के जो इलाके हैं साइबेरिया वगैरह के और फिर ओशंस के नीचे के, वहाँ पे बेपनाह गैस पाई जाती है। वो गैस हम भी ले सकते हैं, मतलब हमें भी पहुंचाई जा सकती है। यही गैस पाइपलाइन मंसूबे का इफ्तिताह रूस होगा, के साथ की जो रियासतें हैं कजाकिस्तान वगैरह, वहाँ से पाइपलाइन आ सकती है, वहाँ भी एनर्जी रिच है। हम बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है हमारे यहाँ, तो ये गैस पाइपलाइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब इस लिहाज से देखा जाए। और फिर आगे अगर इस तरीके से हम चलते हैं, अगर वो आएंगे रूस के सदर यहाँ पे, तो सिर्फ इस पे नहीं रहेगी, ट्रेड भी होगी और असलहा भी पाकिस्तान को सस्ते दामों मिल सकता है। जिस तरह से इंडिया फ़ायदा उठा रहा है ऑब्वियसली उस तरह से पाकिस्तान भी इस तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है। आगे चले, मेरे ख्याल में पीएसएल की तरफ बात कर लें। की बात कर लें। पीएसएल होना है नहीं होना अभी तक एक बेयकीनी की सूरत हाल है। रोज़ एक नई खबर मौसूल होती है। कल की खबर ये थी कि पहले तो ये आया कि जी पीएसएल के मैचेस के लिए सख्त प्रोटोकॉल्स जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं और जो खिलाड़ी हैं उनके कमरों में मेंटेनेंस स्टाफ के अलावा कोई नहीं जा सकता, संगीन गलती होगी। फिर मास्क नहीं उतार सकते, वो भी संगीन गलती कंसिडर किया जाएगा। फिर अगर अल्लाह ना करे किसी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है उससे आप नहीं मिल सकते। बड़े संगीन किस्म के गलतियां जो थी बताई गई थी और उसमें यह कहा गया था अगर कोई इनकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको उसकी मैच फीस काटी जाएगी। इसके अलावा सरजनिश की जाएगी, पाबंदी भी कुछ मैचेस के लिए लगाई जा सकती है। खैर ये मामला तो थे। अब एक्सपेक्टेड ये है कि पीएसएल के मैचेस 6 या 7 जून से शुरू हो जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड था। आज मेरे ख्याल में हतमी ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन रऊफ साहब एक अहम बात वो ये थी कि ये जो भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको कल बेदखल कर दिया गया है होटल के कमरों से। वही बड़ी वजह तनाज़ा की बनी है और इसको डेट को अब आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, और बल्कि यहाँ तक बातचीत हो रही है कि शायद ये मैचेस अब शारजा में होंगे, अबू धाबी में ना हो सके। इरफान ज़हीन हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं, उनके पास ज़्यादा तफसील होगी। अस्सलाम वालेकुम इरफान। जी वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। इरफान, खबर तो हमारे पास ये है, आपके पास भी यकीनन होगी, कि शायद ये मैचेस टूर्नामेंट जो है इसको अब शिफ्ट कर दिया जाए शारजा में। भारतीय जो टेक्नीशियंस हैं उनको इजाज़त नहीं मिली अबू धाबी में ठहरने की, उनके पेपर नामुकम्मल हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर शायद पीएसएल का जो इनकाद पहले तो खटाई में पड़ा था, अब ये बातचीत हो रही है। क्या आप इसके बारे में तस्दीक करेंगे इसकी, या कुछ और चल रहा है? देखिए, इसमें जो अबू धाबी की गवर्नमेंट है इसकी बड़ी क्लियर कट पॉलिसी थी कि कोई भी, पहले तो ये चीज़ है कि भारत और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बैन थी। फिर दूसरा उनका ये था कि भारत की उन्होंने टोटल बैन की हुई थी, किसी तरह का कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। कि जो बाहरी वेरिएंट आ रहा है जिसमें कोविड का, वो उसको काफी लेके स्ट्रिक्ट थे। अभी जब उनके ब्रॉडकास्टर को स्पेशल परमिशन भी ग्रांट करवाई पीसीबी ने, तो उनको लैंड नहीं करने दिया गया यूएई के अंदर, उसमें अबू धाबी के अंदर उनको रसूल खैमा में लैंड करवाया। अच्छा, रसूल खैमा में लैंड करवाने के बाद फिर उधर ही 2 दिन उन्होंने स्टे किया। इन्होंने फिर काफी एफर्ट की, उनको दोबारा अबू धाबी ट्रैवल किया। फिर उनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि किसी भी केस के अंदर ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक और पॉलिसी ये है, अगर कोई भी यूएई के अंदर आता है उसको पहले 7 डेज का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना पड़ेगा किसी और सिटी के अंदर। जब वो 7 डेज का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लेगा तो फिर वो अबू धाबी के अंदर एंटर हो सकता है।
उन्होंने अभी तो फिलहाल जो अभी मसला आया उसके अंदर यही था कि उन्होंने कहा था ये आ सकते हैं बट 7 डेज क्वारंटाइन पीरियड कहीं और पूरा करेंगे, इसीलिए उन्होंने दोबारा इनको मुंतकिल किया है दुबई के अंदर। अब किसी भी दोबारा से कोशिश ये कर रहा है कि उनका जो 5th तक उनका कंप्लीट हो जाता पीरियड। अब उसमें एक इशू ये आ रहा है कि अगर वो जो 2 दिन उन्होंने पहले स्टे किया था अगर तो वो इंक्लूड हो जाते हैं और उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री मान जाती है तो ये 5th को खत्म हो रहा है। अगर 5th को वो अलाउ कर देते हैं तो फिर तो आपका PSL 7th से प्रॉब्ली स्टार्ट हो सकता है। अगर वो नहीं करते और वो कहते हैं कि जी जब हमने कल दोबारा उनको दुबई भेजा है, अगर इससे स्टार्ट होगा ऑनवर्ड दोबारा इनका क्वारंटीन पीरियड, तो ये फिर मोस्ट लाइकली फिर शायद जो आप बात कर रहे हो कि शारजा में मुंतकिल करना पड़े, तो आज इसका डिसीजन मोस्ट लाइकली आ जाएगा दोपहर तक। अच्छा इरफान, इस हवाले से भी बताइएगा कि र्यूमर्स ये भी चल रहे थे, र्यूमर्स क्या खबरें इस हवाले से आ रही थी कि एक दिन में 2 मैचेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान का जो दौरा है इंग्लैंड है वो एक्सपेक्टेड है, जिसके लिए 22 से 23 जून की डेट है। तो इस हवाले से कोई अपडेट आई है कि एक दिन में 2 मैचेस होने जा रहे हैं, एक दिन में 1 मैच होगा? इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? 2 मैचेस तो मस्ट होंगे। अभी कल की जो मेरे पास खबर है कि अब 2-3 दिन 3 मैचेस भी होंगे। अच्छा, 3 मैचेस हर हाल में, हाँ 3 मैचेस भी शायद कोई 2-3 दिन करने पड़े। तो इससे खिलाड़ियों की फिटनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा और परफॉर्मेंस पे भी? अभी देखिए फिर वही बात आ जाती है कि मजबूरी है, सब प्रोफेशनल है, आल्दो कि टेम्परेचर उधर बहुत ज्यादा होता है, बट इसके अलावा ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि हर हाल में आपने 24 या 25 को खत्म करना है। अभी 25 की डेट आ रही है और फिर इन्होंने 25 को ट्रेवल भी करना है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड को भी लेटर लिख दिया गया है जिसमें उनको रिक्वेस्ट की गई है कि अब 22 की बजाय टीम 25 को आएगी। तो 3 दिन की एडिशनल इन्होंने ग्रांट ली है ECB से और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनको ग्रांट दे दी है, तो वो उस पे फ्रेंचाइज ऑनर और ये सब मुत्तफिक है कि फाइनल जो है वो अब मोस्ट लाइकली 24 या 25 को होगा। तो वो तो एक चीज इनकी फाइनल के लिहाज से हो चुकी है। अगर ये कल भारतीय जो ब्रॉडकास्टर है इनको दुबई शिफ्ट न किया जाता तो हमारे पास स्केड्यूल भी आ जाना था मैचेस का, इसी वजह से डिले करना पड़ा। और आज इसके डिसीजन के ऊपर बेस करेगा, क्योंकि ये काफी अच्छी खासी तादाद के अंदर भारतीय वो ब्रॉडकास्टर हैं, क्योंकि उनके बगैर PSL की कवरेज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये फिर आज पता चलेगा कि क्या उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री हमें मैसेज देती है, अप्रूवल देती है। अगर अप्रूवल मिल जाती है तो ऑब्वियसली दे कैन कम अर्लियर। अच्छा ये बताओ, शारजा के बारे में जो बहुत खबर चल रही है कि शारजा से शिफ्ट कर दिया जाए मैचेस को, इसके बारे में क्या इत्तला है? जी बिल्कुल, अगर मैंने जैसे कहा कि अगर ये इनके क्वारंटाइन पीरियड का अलाउ नहीं करती इनकी हेल्थ मिनिस्ट्री और वो कहती है कि नहीं इनको अब से दोबारा से स्टार्ट होगा इनका, जब से ये दुबई शिफ्ट हुए, तो फिर ऑब्वियसली ये 7-8 दिन फिर एडिशनल चला जाएगा, तो फिर 8-9 तक फिर चला जाती है बात, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इनके पास ये है कि फिर शायद शारजा, क्योंकि शारजा और दुबई की पॉलिसी डिफरेंट है से, तो फिर उधर किया जा सकता है, बट इतना ज्यादा लॉजिस्टिक को फिर दोबारा शारजा लेके जाना, और फिर वो शारजा का ग्राउंड इस तरह का वेंटिलेशन के लिहाज से ओपन भी नहीं है, जिस तरह अबू धाबी को पहले भी फोकस किया गया था कि थोड़ा सा ओपन किस्म का स्टेडियम है, वेंटिलेशन अच्छी है, हवा का क्रॉस अच्छा होता है, और वो सारे होटल्स भी अच्छे इसी तरह के हैं कि वो टीम जिस फर्म ने बेसिकली बायोस्फीयर बबल को मॉनिटर करना है वो भी आके उधर उसको सब कुछ टेक केयर कर रही है। तो एक सारा लॉजिस्टिक को सारी टीमों को लेके जाना उधर किया तो जा सकता है ऑब्वियसली, लेकिन ये बेहतर ऑप्शन यही होगा कि अबू धाबी में हो, ये ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा मेरा ख्याल है। सही। एक्सपेक्टेड डेट्स आपके ख्याल में क्या होंगी मैच के लिए? 7th है मेरे ख्याल में, शायद 7th ही होगा। अभी तो देखिए अगर तो इनको जैसे मैंने कहा कि सब कुछ प्लान तो 7th के लिहाज से है, बट अगर ये इनको हेल्थ मिनिस्ट्री इनकी नहीं मानती अबू धाबी की, तो फिर ये दैट कुड बी 8 और 9 एज वेल, ये दोनों ऑप्शन है। लेकिन अगर वो मान जाते हैं उनको दोबारा एंटर होने को 5 को या 6 को, तो फिर 7th को किया जा सकता है। थैंक यू इरफान, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज अब 7th मतलब आज पता लग जाएगा। वैसे मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों का इन्हिसार आज के दिन पे भी है, आज के दिन बहुत से ऐलानात जो हैं वो मुतवक्के हैं। लेट्स सी के मैच कब होता है। जैसे कि इरफान भी कह रहे थे कि 7th की डेट है, चीज़ें उस हिसाब से प्लान है, लेकिन अगर अबू धाबी में इजाज़त नहीं मिलती तो फिर ये जो डेट है वो 8-9 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। आज चलते हैं नन्हे की बरसी की तरफ। हमने जो शुरू में ऐलान किया था, जो आपको रोमा ने बताया था कि आज बरसी है, आज इनफैक्ट 3 अदाकार ऐसे हैं जिनका यौम वफ़ात है। तायरा नकवी बड़ी मशहूर अदाकारा थी, वारिस ड्रामे ने उनको शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया, और सिर्फ 25 बरस की उम्र में कैंसर के मूजी मरज़ का शिकार होकर वो फौत हो गई थी।
उनकी भी बरसी है आज। उसके आज साथ मुजीब साथ आलम, मुजीब आलम जो कि पाकिस्तान के नामवर सिंगर हैं, बहुत सारे उन्होंने मशहूर गाने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिए, उनकी भी आज बरसी मनाई जा रही है। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज है, मशहूर गाना उनका। अच्छा। बहुत ही मशहूर आपने गाना सुने हुए हैं गाने? मैंने उनके सुने हैं, जाहिर है तुम्हारे तो पैदाइश से पहले की बात होगी या बहुत छोटी होगी तुम जिस वक्त वो गाने होंगे। तो उनकी भी आज बरसी है, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है अलन और उसके साथ नन्ना, ये दो ऐसे कैरेक्टर थे कि जिन्होंने तहलका मचा दिया सिल्वर स्क्रीन के ऊपर, जो पीटीवी के ड्रामे जो थे उनके हवाले से, छोटी स्क्रीन के ऊपर मेरा अच्छा, मतलब है। ये और पाकिस्तानी ड्रामे से तो उन्हें इनका नाम है खबर, रफी खबर, इनको शोहरत मिली, लेकिन आपकी कभी कोई मुलाकात रही इनसे? जी, मेरी बिल्कुल मुलाकात रही। मैंने कैसे इनको, मैं जंग में काम करता था उस जमाने में, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया हुआ है। बड़े मज़ेदार किस्म के कैरेक्टर थे, हर वक्त हंसते खेलते रहते थे और शरारत उनके चेहरे पे थी। मेरी खुद समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गए। में नाकामी पर पाकिस्तानी ही अदाकारा थी नाज़ली, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो मोहब्बत थी वो पाया तकमील तक ना पहुंच पाई, तो उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक है। मैं उनके जनाजे पे भी गया था। अच्छा। मुझे अभी तक याद है कि हम कॉलेज में थे उस ज़माने में, हमें किसी ने बताया कि आज नन्हे की जो है जनाजा है। तो मुझे अभी तक याद है उनका घर जो है वो अल्लामा इकबाल टाउन में होता था। तो अल्लामा इकबाल टाउन में हम उनके घर में गए, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग थे उनके जनाजे में शिरकत के लिए। तो उससे पहले हमने उनकी शूटिंग्स वगैरह भी देखी हुई है, सिनेमा हॉल में जाके उनकी फिल्में भी देखी हुई हैं। पहले भी शादीशुदा थे? पहले शादीशुदा थे, बिल्कुल। हाँ, एक पैकेज इनका देख लेते हैं। पैकेज देख लेते हैं, फिर मैं सर से मुझे भी मतलब इंटरेस्ट होता है ऐसी स्टोरी सुनने का, तो रऊफ साहब से मैं भी ये स्टोरी सुनूंगी, आपको भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले चलकर ये खुसूसी पैकेज, खुसूसी रिपोर्ट देख लेते हैं। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मज़ाहिया अदाकार रफी खावर उर्फ नन्हा मताहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। 2 अशरों तक लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मुल्क के मुमताज कॉमेडियन रफी खावर उर्फ नन्हा 4 अगस्त 1944 को साहिवाल में पैदा हुए। उन्होंने फनी सफर का आगाज थिएटर से किया, ताहम मशहूर टीवी ड्रामा अलिफ नून नन्हा की पहचान बना। ये जो आप चीनी बेचते हैं और फिर वापस खरीद लेते हैं, इसकी चीनी की आपको क्या जरूरत है? आप गचक बनाते हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1966 में फिल्म वतन का सिपाही से किया। मारूफ पाकिस्तानी फिल्म दुबई चलो ने नन्हा को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उनकी दीगर यादगार फिल्मों में सोहरात जवाई, साला साहब, नौकरते मालिक, नमक हलाल, तेरी मेरी मर्जी, मेहंदी और दीगर काबिल जिक्र है। फिल्म साला साहब लाहौर में 300 हफ्ते तक जेर नुमाइश रही, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। रफी खावर नन्हा और रंगीला की फिल्मी जोड़ी को शायकीन ने बेपनाह पजीराई बख्शी, जबकि फिल्मी हीरोइन में मुमताज, अंजुमन, मुसर्रत शाहीन, रानी, दुर्दाना रहमान और नाजली पसंद की जाती थी। नन्हा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक मोतबर नाम है, जिसने अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज में फिल्मी दुनिया में एक अहम मकाम हासिल किया, जो कि फिल्म बीनों को हमेशा याद रहेगा। खुशियाँ और मुस्कुराहटें बांटने वाला नन्हा 2 जून 1986 को इस दुनिया को छोड़ गया। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक मोतबर नाम थे, लेकिन अफसोसनाक मतलब ये सूरत हाल के बड़ी यंग एज में, मेरे ख्याल में अर्ली इन्होंने खुदकुशी कर ली थी और 40s में थे तकरीबन, और इन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन खैर उनकी यादों के हवाले से मैं बताऊं कि मुझे अभी तक याद है अलिफ नून के एपिसोड्स जो हम देखा करते थे, बाद में रिपीट में भी हमने देखा इनको बहुत सारे प्लेज इनके अभी भी लगते हैं, अभी भी लगते हैं। और मतलब ये है कि आप ये देखो इतना वक्त गुजर गया, उसके बावजूद जब भी उस कॉमेडी को लोग देखते हैं, साफ सुथरी बड़ी मजेदार किस्म की, बहुत ही शानदार बरजस्ता डायलॉग की डिलीवरी, तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। मुझे अभी तक याद है कि एक सीन ऐसा था जिसमें नन्हे और अलन, अलिफ और नून, नन्ना मतलब वो जो है ये मौजूद है, और इन्होंने, अच्छा इसकी कहानी कुछ इस तरह की होती थी कि 2 कैरेक्टर हैं, एक अलन है जो बहुत चालाक है और एक नन्ना है जो बहुत मासूम गोल मटोल सा मासूम सा भोला भाला सा है। हमेशा अलन कोई ना कोई कारोबार 2 नंबर का कारोबार शुरू करता है और उसमें फ्रॉड करता है, और नन्ना उसके राज खोलता रहता है। नन्ना आगे होता है, नन्हे को मतलब अगर उसने एंटीक शॉप बनाई है तो उसमें नन्हे को आगे कर देगा, खुद गायब हो जाएगा, नन्हा फंस जाएगा, आखिर में मार बेचारे नन्हे को पड़ती है। तो उसमें एक इन्होंने एंटीक शॉप बनाई हुई है
उस एंटीक शॉप में मुख्तलिफ चीज़ों 2 नंबर चीज़ें रखी हुई हैं और वहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं। मुझे अभी तक याद है कि वहाँ पे एक ग्राहक आता है, जो मोहसिन रिजवी ने ये कैरेक्टर किया था, तो केसरी पड़ी हुई है कैंटीन की आई। अच्छा। और वो केतली ज़ाहिर है जिस तरह की हमारी ढाबे की चाय होती है उस तरह की गंदी सी मैली सी केतली है, चायदानी है। चायदानी के अंदर वो चाय ख़त्म हो चुकी है, वो पड़ी हुई है जाने के लिए। अब वो जो मोहसिन रिजवी हैं वो देखते देखते, वो एंटीक लवर हैं, वो आके उसको उठाते हैं और यूं करके कहते हैं कि ये कहाँ की है। अच्छा। तो नन्ना फौरन बोलता है कैंटीन की। तो अल्लन कहता है नहीं 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 नहीं, कैंटन की, कैंटन की। अच्छा। कैंटन चाइना का एक मशहूर इलाका है। तो वो उसको वही गंदी जो चाय वाली है वो महंगी करके बेच देता है, बेच देता है, बेचने में कामयाब हो जाता है। तो मतलब इस तरह के वो कैरेक्टर थे जिसमें नन्हे ने किए। कभी वो साइकिल किराए पे देने वाला बना होता है, कभी वो कंस्ट्रक्शन के कारोबार में आ जाता है, कभी वो उस टाइम के जो ड्रामे थे उनकी एक अहम बात ये भी थी कि उस टाइम जो ड्रामास थे वो लाइव नशर होते थे, जो कि अब तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि लोग किस तरह से एक्ट करें, लेकिन उस टाइम पर ड्रामास जो थे वो लाइव मेरे ख्याल में हो रहे होते थे। और उस टाइम पर अपनी हंसी को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, वो भी मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होता होगा। वो नन्हे ने खुद कहा हुआ है कि जिस वक्त वो अल्लाह ने कहा ना कैंटीन से कैंटन की, तो हकीकत में लोगों ने देखा कि नन्हे के मुंह से चाय की एक पुचकारी निकलती है और वो कहता है उसकी वजह ये थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था, अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया था। बेकरी वाला बना होता है कभी। तो फिल्मों में आके नन्हे ने मेरे ख्याल में 350 की करीब फिल्मों में काम किया होगा, एक से दूसरी फिल्म। और साला साहब जिसके जिक्र हो रहा है अभी थोड़ी देर पहले, कल आप एक मूवी का जिक्र भी कर रहे थे, सौरात जवाई, मुझे इसका नाम बड़ा मजे का लगा, सौरात जवाई। अली इजाज और नन्हा, इन दोनों की जोड़ी फिर जो है वो फिल्म में कामयाब हुई। और फिल्म में इन्होंने फिर बड़े यादगार रोल किए। तो साला साहब तो ऐसी थी, दुबई चलो उससे पहले, लेकिन साला साहब वैसे आपने देखी? नहीं, मैंने फिल्में ज़्यादा नहीं देखी, फिल्में ज़्यादा नहीं मैंने देखी। फिल्म से मैं कभी इस पे भी बात करेंगे। फिल्म के बारे में हमारा इख्तलाफ था कि फिल्म का स्टैंडर्ड वो नहीं है। बिल्कुल। उसकी भी एक बात सुनाऊं, मतलब ये है कि वो हमारी फिल्म का स्टैंडर्ड इतना बुरा होता रहा है कि एक फिल्म में अली इजाज बीए का स्टूडेंट बना होता है। अब वो हीरोइन आती है और वो आके उसको कहती है कि बीए के पहले ऐलान होता है, एक कॉलेज का हॉल है जहाँ पे वो अली इजाज के बारे में होता है कि कॉलेज में बीए के इम्तहान में अव्वल आने पर अली इजाज को बुलाया जाता है, वो अपना अवार्ड ले। वो आते हैं, वो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है। और अगले सीन में हीरोइन कह रही है कि तू बीए कर लिया है, छेती ना डॉक्टर बन के मेरी माँ को मेरा रिश्ता मतलब वो इस किस्म की हमाकतें होती थी, उधर गुजर कर देते थे लोग। लेकिन ये वो जो टाइम था रऊफ साहब, ये 70s 80s के ड्रामाज और इस तरह, मेरे ख्याल में ये आज भी अगर पीटीवी पर लगते हैं ना तो वो दिल करता है देखने का। और इस तरह के ड्रामे खूबसूरत, जिनमें कैरेक्टर्स मतलब इतने अच्छे अदाकार और अदाकाराएं होती थी, फिर स्टोरी उनकी बड़ी मजबूत होती थी, स्ट्रॉन्ग होती थी। आजकल हमें ना उस तरह की स्टोरीज मिल रही हैं, ना हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उस तरह से हैं। ये जो लोग थे और ये जो ड्रामे थे, मेरे ख्याल में वो लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग है। इस तरह के ड्रामे जो हैं वो दोबारा नहीं बन सकते। उसमें बुनियादी बात है, जैसे अंग्रेजी का एक बहुत ही मशहूर सीरियल था, उसका नाम था द ऑड कपल, जिसे बहुत तहलका मचाए रखा। तो ये भी जो अलिफ और नून था, ये ऑड कपल वहाँ से मेरे ख्याल में इंस्पायर्ड था। ऐसी कोई भी चीज़ हो, उसमें बुनियादी बात यह है कि आपकी कैरेक्टराइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो और उस कैरेक्टर की बारीकियाँ आप जिस वक्त तख्लीक करें तो उन बारीकियों में आप हर चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करके उन बारीकियों को बाहर निकालें। अलिफ और नून में भी यही था कि बड़ी बारीकी से ये कैरेक्टर बनाए गए, घड़े गए और उन बारीकियों के साथ जिस वक्त वो परफॉर्म करते थे, नेचुरली स्क्रिप्ट का जानदार होना ज़रूरी है। जिस तरह से अभी आप थोड़े दिन पहले हम जब मूवीज़ का जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो आपने एक बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि जब आप बाहर से पढ़ रहे थे फिल्म एंड टीवी, तो उसमें जब स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाती थी तो उसमें ये होता था कि रोमांस और लड़का लड़की की स्टोरी से बाहर निकल कर स्टोरीज़ बनाई जाए, डिफरेंट टॉपिक्स को टच किया जाए। लेकिन आप ये देखें कि हमारे जितने भी पुराने ज़माने हैं
पुराने ज़मानों की जो स्टोरीज़ होती हैं ड्रामास की या मूवीज़ की, वो वाकई इनसे हटकर होती थी। उस टाइम पर स्क्रिप्ट राइटिंग कितनी स्ट्रांग होगी। आजकल के आप ड्रामे देख लें, तलाक, लड़का लड़की, ससुराल के झंझट, इनके तमाम जो ड्रामे आप देख लें, इन्हीं के इर्द गिर्द इश्क मोहब्बत की स्टोरियाँ चल रही हैं। और उस टाइम की जो स्क्रिप्ट राइटिंग थी, देखें वो कितने डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स होते थे। अलिफ नून को भी अगर देखा जाए तो मुआशरे के दो किरदार, एक अमीर और चालाक बंदा दिखाया हुआ था और एक मासूम और गरीब दिखाया हुआ था। उस टाइम की स्क्रिप्ट राइटिंग कितनी स्ट्रांग होगी। मतलब वो इसको स्क्रिप्ट जो है वो अलन लिखा करते थे कमाल अहमद रिजवी, और कमाल अहमद रिजवी एक इंतहाई पढ़े लिखे आदमी थे। उनके ड्रामों की जो उन्होंने मुख्तलिफ अंग्रेज़ी ड्रामों से भी उन्होंने तर्जमे किए, उन्होंने खुद भी लिखा। अलिफ और नून की अपनी तख्लीक होती थी, हर हफ्ते लिखना और हर हफ्ते पेश करना बड़ा कमाल का ये था। एक किस्त आती थी। उस ज़माने में एक ही किस्त का रिवाज हुआ करता था। और मेरे ख्याल में 16 किस्तें होती थी पूरी, मतलब पूरे ड्रामा की 16 किस्तें होती थी। हाँ, लेकिन यह है कि अलिफ और नून तो साल हर साल चला ना। अलिफ और नून ऐसा सीरियल था जिसमें ना खत्म होने वाला, मतलब एक था, एक दफा बंद भी हुआ, कुछ अर्से बाद दोबारा शुरू हो गया। मैं हमें ब्रेक लेते हैं। हाँ। हमारी बातें तो चलती रहेंगी, तो खत्म ही नहीं होगी। इस तरह के टॉपिक्स पर तो बातें बहुत होती हैं करने को, लेकिन खैर हमें मजीद भी स्टोरीज जो हैं वो आज के शो का हिस्सा बनानी है। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक शो में। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अभी सूरत हाल ये है कि मुल्क के दीगर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं लोड शेडिंग को लेकर। कराची में भी लोड शेडिंग का, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, एलानिया लोड शेडिंग की भी और गैर एलानिया लोड शेडिंग की भी? जी कराची में मौसम गर्म होते ही लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो उरूज पर पहुंच गया है। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे 3 घंटे और बहुत से इलाकों में कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। बिलखुसूस पोश इलाके, मज़ाफ़ाती इलाके, साहिली पट्टी और जो जजीरे हैं वो बिजली की बंदिश से शदीद मुतासिर हैं। दिन के औकात में जब बिजली चली जाती है तो लोगों को शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कराची में जैसे कि मौसम गर्म है, जो ख़वातीन हैं उनके घरेलू उमूर मुतासिर होते हैं। बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो शदीद मुतासिर हो रही है। घरों में या फिर अस्पतालों में जो क्वारंटाइन, जो कोरोना के मरीज़ हैं जो कि क्वारंटाइन हैं या फिर आइसोलेट हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर में बिजली की बंदिश की वजह से किल्लत आब का मसला भी संगीन होता जा रहा है और दीगर मसाइल भी सर उठा रहे हैं। ये भी बताइएगा कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि ये आर्जी मसला है, 1-2 रोज़ में हल हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा है कि मसला 1-2 रोज़ में हल होने वाला है? जी बिल्कुल। जैसे कि गुज़श्ता महीने कराची में आंधी आई थी और आंधी के नतीजे में पूरा कराची जो है वो तारीकी में डूब गया था। के इलेक्ट्रिक का जो है वो बिन कासिम पावर प्लांट जहाँ से कराची को बिजली फराम की जाती है वो भी मुतासिर हुआ था। उसके बाद दोबारा से जो है वो जो नेशनल ग्रिड स्टेशन है वहाँ से भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बिजली की फराहमी मुतासिर हुई थी और आधा कराची जो है तारीकी में डूब गया था। इन दो वजूहात के बावजूद जो के इलेक्ट्रिक के ज़राए उनका ये कहना है कि बिन कासिम पावर प्लांट का वो हिस्सा जहाँ से कराची को बिजली फराम की जाती है वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से कराची में लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन इसके बरक्स जो के इलेक्ट्रिक का कहना है कि के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कहीं पे भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। अगर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली का तातुल आता है वो तो या तो तकनीकी फॉल्ट की वजह से आता है या फिर दीगर वजूहात की बिना पर आता है। कराची में चाहे कोई भी इलाके हो, चाहे गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुस्तस्ना जो इलाके हों या फिर एलानिया लोड शेडिंग वाले इलाके हों, कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। ताहम गवर्नर हाउस में जो है वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जो कराची में बिजली का मसला है उस पर एमडी के इलेक्ट्रिक को तलब किया है। हाँ, ये बताओ आप, कराची सनत का शहर है, ट्रेडर्स हैं वहाँ पे, उनका क्या कहना है? वो भी परेशान हो गए ज़ाहिर है इस किस्म की सूरत हाल से। जी बिल्कुल। कराची में जो बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है इसकी वजह से जो ताजिर बरादरी है वो सख्त परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन भी है और हुकूमत सिंध की जानिब से
जो ताजिर बरादरी है उनको सिर्फ हफ्ते में 5 दिन कारोबार करने का कहा गया है। और इन 5 दिनों में जब जो कारोबारी मराकज़ हैं, तिजारती मराकज़ हैं, मार्केटें हैं, वहाँ पर जब लाइट चली जाती है तो उनकी जो कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर होती हैं, क्योंकि ग्राहक दिन के औकात में जो है वो अगर आता है, मार्केटों का रुख करता है तो वहाँ पर लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से वो ख़रीदारी किए बिना ही चला जाता है। इसी तरीके से सनती इलाके भी जो हैं वो शदीद मुतासिर हैं बिजली की लोड शेडिंग से। जो सनतकार हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि बिजली की बंदिश की वजह से जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जबकि ताजरों की और सनतकारों की जो सबसे बड़ी नुमाइंदा जो तंजीम है FTCCI, उसने भी जो है वो कराची में जो मौजूदा बिजली का बहरान है उस पर तशवीश का इजहार किया है। और उनका ये कहना है कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी से कबल के इलेक्ट्रिक को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाए, ट्रांसमिशन में और दीगर हिस्सों में तकसीम किया जाए, ताकि जो बिजली का मसला है वो भी हल हो सके और सार्फिन को सस्ती बिजली भी फराम हो सके। वसीम इफ्तिखार, आपका कराची के जो बासी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है क्योंकि लोड शेडिंग के साथ साथ गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है। पूरे मुल्क में गर्मी शदीद है, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग। मेरे अपने इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो जाती है और वो कई घंटे की चलती है। अच्छा। परसों आंधी आई है, बारिश हुई यहाँ पे और तकरीबन 4 घंटे लाइट गई रही मेरे इलाके में। कल भी रात को अचानक लाइट चली गई, घंटा से 1.5 घंटा जो है वो लाइट चली गई। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हुकूमती दावे तो ये हैं कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी, उसके बावजूद हो रही है। कराची में लोग ज़्यादा परेशान हैं और कराची की सनत अगर बंद होती है, उसका पहिया घूमना बंद होता है तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट जिसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारी इकोनॉमी, उसको बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल, उसको बहुत नुकसान पहुँचेगा। खैर, अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, स्टे विद अस। फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम गुड मॉर्निंग पब्लिक में ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हॉलीवुड के एक नामवर एक्टर डायरेक्टर क्लिंट ईस्टवुड को, जिनकी उम्र 91 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन वो इस उम्र में भी रऊफ साहब काम कर रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। आज उनकी सालगिरह है। हाँ। आज उनकी सालगिरह है और जैसे अभी रोमा ने बताया कि कमाल उनका ये है, यानी कि अभी तक वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं। मैं ज़रा थोड़ी सी आपको लिस्ट बताऊं उनकी फ़िल्मों की, जिन फिल्मों को उन्होंने काम किया, उनमें डायरेक्शन दी। उनमें वेयर ईगल्स डेयर है, द गुड द बैड द अगली। जिन लोगों ने नहीं देखी उनको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। वेस्टर्न जॉनरा की फ़िल्म है, बहुत ही शानदार फिल्म है। इसी तरह से ग्रैंड टोरिनो, ये उन्होंने आज से 6-7 साल पहले बनाई थी। ये भी रोल उनका देखने वाला है, ये उन्होंने डायरेक्ट भी की थी। द म्यूल 2018 में उन्होंने फिल्म बनाई और एक लिहाज से डायरेक्टर के तौर पे ये उनकी आखिरी फिल्म थी। $1 मिलियन बेबी, ये भी उनकी फिल्म आज से 10-12 साल पहले की है। एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज, ये भी उनकी फिल्म है मशहूर। आउटलॉ जोसे वेल्स, ये उनकी मशहूर फिल्म है। इन द लाइन ऑफ फायर, बहुत ही मशहूर फिल्म है। अनफॉरगिवन, और सबसे आखिर में जिसका जिक्र करें, फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स, जिसके बारे में जब ऑडियंस सर्वे किया जाता है तो 98% लोग कहते हैं कि शायद ये उनकी सबसे अच्छी फिल्म थी। सही। इन द लाइन ऑफ फायर का तो मैंने भी देखी नहीं हुई, लेकिन सुना हुआ है, बड़ी मशहूर मूवी है। लेकिन आपने पूरी लिस्ट अपने पास रखी हुई है। अभी ये तो बहुत थोड़ी लिस्ट है, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से फिल्मों में काम किया है और डायरेक्शन दिया है। बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। और सबसे ज्यादा एस्टॉनिशिंग बात ये है कि 91 ईयर्स की एज में कोई इस तरह से डायरेक्शंस दे रहा हो, कोई मतलब एक्टिंग कर रहा हो, दिस इज कमेंडेबल। ये होता नहीं है ऐसे। हाँ, बहरहाल ये है कि जिन लोगों को क्लिंट ईस्टवुड सर्व करें, आप उसके ऊपर गूगल के ऊपर करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी फिल्मों की लिस्ट भी, जिन जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक्टिव है अभी तक, बिल्कुल, और 91 ईयर्स, यानी यहाँ तक सर्वे आते हैं कि क्या उनको अभी तक एक्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो ऑडियंस कहते हैं कि करनी चाहिए क्योंकि उनका काम बहुत कमाल का है। खैर, शो में हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम बात करेंगे कि अर्तुगरुल गाजी के नाम से अब तो पूरा पाकिस्तान फेमिलियर है। उर्दू में इसकी डबिंग की गई कुछ महीनों पहले, और डबिंग करने से पहले ये जो ड्रामा था इससे बहुत ज़्यादा पज़ेराई मिली। नेटफ्लिक्स पर ये ड्रामा था और ये टॉप 9 टॉप 10 में इसकी जो ट्रेंडिंग थी वो चलती रहती थी। और उसके बाद इसको डबिंग की गई इसकी उर्दू में, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस ड्रामे के काफ़ी ज़्यादा मोतरज़ हैं। इसके ज़रिए कहा यह जा रहा है कि
हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मुसलमानों का जो कल्चर है वो लोगों को पता लग रहा है, उनके नॉर्म्स क्या थे, वैल्यूज़ क्या थे। ऑटोमन एम्पायर के जिन्होंने आगाज़ किया, बानी जो उस्मान अव्वल थे, उनके वालिद थे अर्तुगरुल। और बहुत से लोगों को हमारे यहाँ नहीं पता था कि ऑटोमन एम्पायर क्या है, अर्तुगरुल गाजी कौन थे। लेकिन रऊफ साहब जब ये ड्रामा आया तो उसके बाद से अब बहुत से लोगों को, हमारी यंग जनरेशन को तारीख़ समझने का, पढ़ने का मौका मिला है। तो आपको लगता है कि ऐसे ड्रामे वाकई अगर बनाए जाएं इस तरह की तर्ज पर तो उससे हमें हिस्ट्री सीखने का, पढ़ने का, लर्न करने का बहुत ज़्यादा मौका मिल सकता है? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और जैसे हमने पहले बात की, रोमा भी बता रही हैं कि इस ड्रामे ने इस्लामी तहजीब से मुसलमानों को एक तरह से रूशनास करवाया दोबारा। आप ये देखो कि उठना बैठना कैसे है, आपके उठने बैठने में यानी हमेशा ये हो बिस्मिल्लाह कैसे पढ़नी है, खाना कैसे खाना है, आपने नमाज के वक्त से पहले वुज़ू करने के तरीके, यानी गैर मुल्कियों को अगर आप सिखा रहे हैं, पाकीज़गी की अलामत के तौर पे सामने आ रहे हैं। फिर उसके साथ साथ ये हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि अर्तुगरुल के बारे में लोगों को पता नहीं था। अर्तुगरुल के बारे में बहुत ज़्यादा तारीख़ हमारे पास मौजूद नहीं है, तो नए सिरे से तारीख़ को लिखा गया और तारीख़ी यानी जो वाक़यात थे उनको इकट्ठा करके उसमें ये कैरेक्टर बनाए गए और उन कैरेक्टर के हवाले से फिर इस्लामी तहजीब के अनासर को शामिल किया गया। जो कहानी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स ने इतनी मजबूती पकड़ी कि आज का नौजवान जब इनको देखता है तो उस तरह फॉलो करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा काई कबीले से उसका ताल्लुक था, अर्तुगरुल का काई कबीले का जो झंडा है, वो जो 3 लाइनें जिस तरह से हैं झंडे के ऊपर बनी हुई, आपको कारें चलती नज़र आएंगी जिनके ऊपर वो झंडे की तस्वीरें बनी हुई होंगी। लोग यानी जब भी अर्तुगरुल के सामने या उसके किरदारों के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो वो झुकेंगे, अपने दिल के ऊपर हाथ रखेंगे। ये उनको सीखने का मौका मिल रहा है। उन्होंने किरदार इब्न अरबी का जैसे रोल जो है, वो हमें नहीं मालूम तारीख़ में इब्न अरबी की कभी मुलाकात हुई थी अर्तुगरुल के साथ या नहीं हुई थी, और ये फिक्शनल है या नहीं है, लेकिन इब्न अरबी के किरदार को लाए गए, किरदारों को इस्लाम के बारे में तालीमात सिखाने के लिए, जो अहादीस पे मबनी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात पे मबनी आपको किरदारों को सिखा रहे होते हैं और उनको दानाई की हिकमत की बातें बता रहे होते हैं। तो इब्न अरबी से भी मुतारिफ़ करवा दिया, यानी एक तरह से इस्लामी दुनिया के एक इतने बड़े स्कॉलर से इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जिस एक ड्रामे के जरिए अभी हम इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकबाल चावला साहब ने, जो कि हिस्ट्री। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द शो। अर्तुगरुल गाजी की तर्ज पर जो ड्रामे हैं, इस तरह के ड्रामे हमने देखा है पाकिस्तान में तो अभी तक कोई ऐसा ड्रामा नहीं बना, लेकिन टर्की में इस तरह के बहुत ज़्यादा ड्रामे बने। इससे पहले मेरा सुल्तान, और मतलब उसमें खैर साजिशें बहुत थी, लेकिन वो अपनी हिस्ट्री जो है वो पढ़ाते हैं, मतलब इन ड्रामों में उनको दिखाते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह के ड्रामों से हमें अपनी हिस्ट्री सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिल रहा है? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दी है बात करने का। यकीनन अर्तुगरुल गाजी ड्रामा, उसके बाद कुर्नुस उस्मान और भी बेशुमार ड्रामे जो टर्की ने शुरू किए हैं, इसका मकसद यकीनन उसमें जो ऑटोमन एम्पायर थी वो कैसे किया और फिर कैसे जवाल पजीर हुई। खासकर ये ज़रूरी है अपनी कौम को बनाने के लिए, नेशनलिज्म बेदार करने के लिए, कि ऐसी हिस्टोरिकल प्लस ड्रामा प्लस फिक्शन आसान अल्फाज और ख्यालात से वो करेक्टर्स के ज़रिए वो बताए जाएं। मगर पाकिस्तान में भी शायद पहले 60s और 70s में कुछ फिल्में बनी हैं, कुछ ड्रामे बने हैं, और शायद मैं समझता हूँ वो मिर्ची अदवार की बातें हैं। लेकिन हमें अशद ज़रूरत है आज पाकिस्तान कि हमारे पास भी, हमारा भी बहुत असासा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का भी बहुत असासा है जिस पर हम फख्र कर सकते हैं। जैसे हम मसलन हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर बड़े बड़े मौजूद हैं, कायद आज़म से शुरू लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेशुमार आप जानते हैं। इसी तरह सोशल, तो जैसे वो बता रहे हैं इब्न अरबी को या और लोगों को के करेक्टर, सूफिया के करेक्टर हैं, हमारे यहाँ भी बहुत बड़े नामवर सूफिया मौजूद है। मैं समझता हूँ आम हिस्ट्री जो बच्चे इसमें शायद इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, मगर जब हम ड्रामों की सूरत में अच्छे ड्रामे, अच्छी बातें, अच्छे डायलॉग और प्लस उसमें हिस्ट्री और सनसनी और ड्रामा और प्लस
कैरेक्टराइजेशन अच्छा कर जाते हैं तो यकीनन मैं समझता हूँ कि वो कौम में रिवाइवल होती है और कौमों में अच्छे जो अकदार हैं वो बेदार हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, तो इसलिए नहीं है कि हमारी कौमियत को कुछ खतरा है। जो भी नेशन स्टेट बनी है ये वैसे 1945 के बाद ही नेशन स्टेट्स बनी है, इससे पहले ये मैं हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ऑटोमन एम्पायर कैसे बनी, छोटे से काई कबीले से कैसे वो बैजेंटाइनियों को फिर रोम को कैसे वो शिकस्त दे पाए, मिडिल ईस्ट पे कैसे कब्जा किया। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। जो राइटर है बहुत ज़्यादा काबिल इस्ताइश है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास देखे तो जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है आजकल, उनकी विल है कि हमें अपनी कौम के माजी को, शानदार माजी को बच्चों तक पहुंचाना है। सिर्फ ये देखिए, सिर्फ ऑटोमन एम्पायर नहीं उन्होंने बताई, सिर्फ पूरी दुनिया को, अरबी ले ले, पाकिस्तानी, इंडियन, पूरी दुनिया का ये हेरिटेज दिखाया गया है और हम सब इतनी जुबानों में ये देखा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हॉलीवुड बॉलीवुड ने ऐसा काम नहीं किया जो कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट लेके किया, तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन बाज़ लोग हमारे यहाँ क्रिटिकल हैं कि जी ये पीटीवी में नहीं दिखाना चाहिए और फला जगह पे दिखाना चाहिए। अब तो मैंने देखा जियो वालों ने भी शुरू कर दिया और प्राइवेट वालों ने भी शुरू कर दिया, कोई बुराई नहीं है। देखिए हम पहले, इससे पहले हॉलीवुड की जब पीटीवी वगैरह शुरू होता था तो फिल्में हम अंग्रेजों की देखा करते थे, फिर इंडियन की देखना शुरू कर दिए, ड्रामे देखना शुरू कर दिए। अब अगर ये एक ऐसा ड्रामा जिसमें यकीनन आपको एक नैरेटिव दिखाई देता है, पर्सपेक्टिव दिखाई देता है, मैं उसको इस लिहाज से पर्सपेक्टिव को लाइक करता हूँ, नैरेटिव को लाइक करता हूँ, इस तरह अपने आप को अटैच करता हूँ कि अगर ये ऑटोमन एम्पायर ना होती तो यहाँ टर्क भी ना होते। टर्क भी आए लेकिन डिफरेंट टर्क भी आए, टर्क भी आकर पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान में हुकूमत की, बहुत सारे सूफिया इकराम सेंट्रल एशिया से आए और इस्लाम यहाँ पर फैला। तो मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में, मैं यकीनन चाहता हूँ कि यहाँ पर भी अच्छे ड्रामे बन सकते हैं। क्या उस तरह के बनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की तो कभी कंपायर नहीं हुई है। पाकिस्तान तो यकीनन दो राय है कि जी हिंदुस्तान भारत का हिस्सा था, लेकिन मेरा अपना नैरेटिव है कि नहीं, ये इट वाज अ सब कॉन्टिनेंट, स्मॉल कॉन्टिनेंट, तो उस कॉन्टिनेंट में बेशुमार रियासतें थी, इलाके थे, और पाकिस्तान जो अलग हुआ है वो ब्रिटिश से अलग हुआ। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में इसमें काम कहानी बना सकते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन बनी है अर्तुगरुल की, और यानी जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी, ये है कि अपनी कारों के ऊपर, अपनी टी शर्ट्स के ऊपर वो काई कबीले की तस्वीर लगा के वो उन्होंने फिर रहे हैं, और उसके हवाले से तहजीब को सीखने का जो एक अमल उनके अंदर आया है वो बहुत बड़ा है। आप जैसे फरमा रहे हैं हमें पाकिस्तान के हवाले से भी इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई शुबा नहीं है। हमने पहले 60s 70s वगैरह में ताबीर के नाम से एक ड्रामा आया था जिसने पाकिस्तान बनने के मंजिल तक का सफ़र जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से दिखाया था। आखिरी चट्टान मुझे याद है, एक ड्रामा बहुत इस तरह का था जिसने काफ़ी मतलब सिखाया। तो आप बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें तहजीब के ऊपर इतना जोर नहीं था सिखाने पे जितना इस ड्रामे में अर्तुगरुल में तहजीब सिखाने के ऊपर जोर आया हुआ साथ में। मैं आपसे टोटली इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, जो मैं शायद पहले फातिमा सरिया बजिया या हसीना मोइन या और हमारे बहुत सारे नामवर जो राइटर्स थे जो पीटीवी में लिखा करते थे, या फिल्में भी जो 60s में बनती थी, उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होता था, लेकिन चूंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए थी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। यहाँ चूंकि इनके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उनकी खुशहाली का ये दौर है, और उस मकसद के लिए जो उन्होंने अपनी रवायात को शो किया है, उसमें जो उन्होंने छोटे छोटे तरीकों से बच्चों को तहजीब और तमद्दन सिखाई है, जैसे और ख़वातीन को उन्होंने लिबास कैसे पहनती हैं, गुफ्तार क्या है, फिर वो फैमिली सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने जो दिखाया है, मैं समझता हूँ। और प्लस जो काई कबीला बढ़ते बढ़ते तुर्कों का, बेशक तुर्कों को एक नेशनलिज्म को जो दिखा रहे हैं, लेकिन तुर्क के साथ मिक्स जो है ना इस्लाम होता हुआ दिखाई देता है, और वो तुर्क कैसे तुर्क बने, मंगोल भी है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हमें भी अभी जब हम ड्रामा बनाए तो हम उनकी बहुत सारी चीजें जो है
उनसे सीख सकते हैं। बिल्कुल। हम जैसे हमारा लिबास जो है वो 50s में 60s में डिफरेंट हुआ करता था, फिर 70s के बाद आप देख लीजिए, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप कितना आपका काम है। देखिए हमने फिल्मों में क्या किया, फिर हमने ड्रामों में हमने अपनी तहजीब का सत्यानाश कर दिया, हमने फैमिली सिस्टम को रिडिक्यूल किया, हमने सोसाइटी को किया, हमने जात बरादरी को किया। गोया एक तो जिया साहब ने या उससे पहले अयूब ने गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात कराकर हमें जातों पातों में और इलाकों में तकसीम किया, और फिर ये ड्रामों में आपने जब जात पात को इस तरह रिडिक्यूल किया और मौकरी बनाई नामों की, शख्सियात की, तो फिर हमारे पास कोई एहसास ही नहीं रहा। बिल्कुल, हमारे पास कोई एहसास फिलहाल नहीं है। डॉक्टर इकबाल साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर हम अपने A+ के नाजरीन को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो लोग हमें A+ पर देख रहे हैं वो अब हमें पब्लिक न्यूज़ पर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। साथ ही साथ बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के ड्रामास पर कोई काम नहीं